हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे हम लोग? भूगोल के जो इकाई 1 में जो सेकंड चैप्टर है यानी कि प्राकृतिक संसाधन, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। और उसमें अध्ययन ये चीज़ किए थे कि मिट्टी जो है कितने प्रकार के होता है, यानी कि मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मिट्टी को जो है 6 वर्गों में बांटा गया है। ये आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो क्या है कि हम लोग 5 मिट्टी के बारे में जान गए, यानी कौन कौन। तो पहला है जलोढ़ मृदा, ठीक है। दूसरा है काली मृदा के नाम से जो मिट्टी है, यानी कि 2 नंबर आता है काली मृदा, और 3 नंबर में आता है लाल एवं पीली मृदा, और 4 नंबर में यही आता है लैटराइट मृदा, 5 नंबर में आता है मरुस्थलीय मृदा, और 6 नंबर में आता है पर्वतीय मृदा। तो 5 मृदा के बारे में हम लोग ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो क्या किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। यदि कंप्लीट कर लिए हैं तो इसको भी कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा हम लोग इस वीडियो में, आज के वीडियो में जानेंगे, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान शब्द में जानेंगे। तो समझिएगा चीज़ों को, यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद से जो है ये चैप्टर जो है बंद होगा, ठीक है। तो चीज़ों को जो है अच्छा से समझिएगा। देखिए पहला यानी कि 5 तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो छठा जो आता है हमारा पर्वतीय मृदा, समझिएगा। पर्वतीय, एक मिनट, पर्वतीय मृदा होता है कौन नंबर? तो 6 नंबर जो होता है पर्वतीय मृदा होता है। पर्वतीय मृदा किसे कहेंगे तो समझिएगा, यानी कि यह मृदा जो है ना, कौन मृदा? तो पर्वतीय मृदा के बाद चल रहा है। तो पर्वतीय मृदा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में। और जो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, एक पर्वतीय क्षेत्र जो होगा ना, यहाँ पर इसका विस्तार होगा। समझिए कहाँ कहाँ होगा? तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्र में जो है इस मृदा का विस्तार मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब देखिए कि ये क्या होगा, एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार होगा, लेकिन इस मिट्टी पर जो है वन अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा। आप लोग देखे होइएगा, राजगीर या फिर किसी क्षेत्र में चले जाइए, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं राजगीर। तो यदि वहाँ पे चलिए तो क्या है, पहाड़ी है, या फिर आप कहीं भी चले जाइए पहाड़ी वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ पे आप गए होंगे तो देखे होंगे कि क्या होता है, वो पहाड़ जहाँ होता है उसके इर्द गिर्द, या फिर वो क्या होता है, उसके इर्द गिर्द जो है वन होता है। तो वही होता है हमारा वन। तो क्या है कि ये पहाड़ी वाले क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार है, जिस पे वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कमी की बात करें, देखिए पर्वतीय मृदा का डेफिनेशन कोई बहुत मतलब हार्ड नहीं है याद करना, सिर्फ आप एक खेल के जैसा लेकर के समझिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पर्वतीय का मतलब कि पर्वत में पाया जाए, पर्वत पहाड़ क्षेत्र में पाया जाएगा, इस पर वन पाया जाता है बस, और कुछ आपको रट्टा मारने वाला नहीं है। देखिए हम आपको बता रहे हैं रट्टा मारने वाली समस्या नहीं होगा, ठीक है। रट्टा मारने वाला कोई ऐसा समस्या नहीं होगा, बस ये नाम है तो नाम से इसका काम याद रखिएगा, क्योंकि कुछ खास इसमें है नहीं। यदि इसमें कमी की बात करें, कमी में तो है फास्फोरस चूना की कमी होता है, ठीक है। फास्फोरस की यदि कमी की बात करें, कमी में चला जाए तो इसमें पोटास जो होता है, पोटास इसमें नहीं होता है, फास्फोरस भी इसमें नहीं होता है। फास्फोरस एक मिनट, ओहो, फास्फोरस इसमें नहीं होगा। उसके बाद से इसमें चूना भी नहीं होगा। तो देखिए हम लोग देखें क्या कमी यानी कि पर्वतीय मृदा जो है, इस मृदा में किस तत्व का कमी होता है? तो ये कमी जो आएगा पोटास, फास्फोरस और चूना, ये चीज़ का क्या होता है, इसमें कमी होती है। यदि विस्तार की बात करें, समझिएगा विस्तार की यदि बात किया जाए तो विस्तार जो है इसका 3 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भूमि पर इसका विस्तार है। यदि क्या सुने आप, क्या पढ़े आप? कमी जो होता है पोटास, फास्फोरस और चूना की जो कमी होता है। और विस्तार की बात करें तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर जो है इस मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का? तो पर्वतीय मिट्टी का, ठीक है। यानी पर्वतीय मृदा का जो है यहाँ पर इतना मात्रा में जो है विस्तार है, ठीक है। यदि इस कहाँ बात करें, यानी कि विस्तार जो है तो आखिर है कहाँ है? विस्तार है 3 लाख वर्ग किलोमीटर, तो आखिर ये है कहाँ? तो यदि बात किया जाए विस्तार का तो समझिएगा ये कहाँ है, समझिएगा। सबसे पहले देखिए कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर में भी है, कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका विस्तार है, ठीक है। यदि बात की जाए ये मिट्टी जो है ये क्या है, असम में भी है, फसल की यदि बात की जाए असम में नहीं है। हालांकि यदि देखिए ये कितना विस्तार है, तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कश्मीर में है, और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखिए कश्मीर क्या है, ये ठंडा जगह है ना। तो फसल में यदि हम चलते हैं, समझिएगा फसल की यदि बात की जाए,
फसल का, तो कश्मीर में आप देख रहे हैं ठंडा जगह है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेब होगा। कश्मीर में क्या होगा, सेब होता है। सेब जो है अधिक मात्रा में होता है क्योंकि ये क्या है, ठंडा जगह है। तो देखिए सेब और नाशपाती, यहाँ पर क्या होगा, सेब नाशपाती भी होता है यहाँ पर, नाशपाती, ठीक है। ये जो फसल में ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। यदि नदी घाटी में चला जाए, कुछ नदी वाले क्षेत्र भी है, नदी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे यदि बात किया जाए कहाँ, तो ये पर्वतीय मृदा पर नदी घाटी जो क्षेत्र है, नदी घाटी, यहाँ पर किस किस कौन कौन से फसल होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होता है चावल एवं आलू, चावल एवं आलू होता है, ठीक है, चावल एवं आलू। समझिए, फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको जान लेने के बाद तो ये तो हमारा मिट्टी के प्रकार जो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सबसे पहले देखिए पर्वतीय मृदा, तो पर्वतीय मृदा क्या होता है, तो ये क्या होगा, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होगा, पहाड़ी वाले जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर होगा। उसके बाद से क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है। तो ये यहाँ ये मिट्टी क्या है देखने को आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि पर्याप्त मात्रा में जो है वर्षा वन पाया जाता है, ठीक है। वर्षा वन जो है इस मिट्टी पे, किस मिट्टी पे, तो मृदा आई मीन पर्वतीय मृदा पे जो है वर्षा वन भी पाया जाता है। कमी की बात करें तो कमी में आ जाएगा पोटास, फास्फोरस, चूना। इस चीज़ का क्या होता है, कमी होता है। विस्तार की बात करें तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यदि कहाँ बात करें, पूछे आपसे कि पर्वतीय मृदा जो है कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ पर किस जगह पर पाया जाता है, तो कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ओके। अब देखिए यदि फसल का बात किया जाए, फसल का तो सेब भी होता है, नाशपाती भी होता है, सेब होता है, ये कश्मीर में होता है। क्यों, क्योंकि ये सेब जो है ठंडा है और ये ठंडा जगह पर जो है होता है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर ये मिट्टी जो है और पर्वतीय क्षेत्र से आपको पता है, आपको पिछले जलोढ़ मृदा में हम बताए थे क्या कि जो मिट्टी का मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो पहाड़ के टूटने से, और नदी जो है पहाड़ के बीचों बीच जो है नदी गुजर रहा है, तो पहाड़ क्या हुआ, पहाड़ टूट फूट करके मिल गया और एक जगह से दूसरे जगह नदी जो है प्रवाहित उसको कर दिया। इस प्रकार से कुछ मिट्टी का हमारा निर्माण हुआ है। अलग बात है कि कारक में कुछ मटेरियल्स लगे हैं, तो उसको मैंने ऑलरेडी बता चुका है। लेकिन ये यदि बात की जाए तो ये पहाड़ी वाले क्षेत्रों में, ठीक है, पहाड़ी बात है, तो ये तो हो जाएगा नदी घाटी, यानी बह रहा है तो नदी घाटी मतलब नदी वगैरह जहाँ पर होंगे वहाँ पर क्या होगा, तो चावल एवं आलू का जो है खेती जबरदस्त किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले पर्वतीय मृदा जान गए, कौमी क्या होता है, विस्तार कहाँ है, कितना है, उसके बाद फसल कौन कौन सा होता है, फिर ये तो फसल जान गए। और ये हमारा क्या होगा, मिट्टी का जो प्रकार है समाप्त हो गया, ठीक है। मिट्टी यानी कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार। देखिए कोई आपसे पूछे कि मिट्टी जो है कितने प्रकार के होता है, तो 6 प्रकार के होता है। कौन कौन, तो पहला होता है जलोढ़ मृदा, दूसरा होता है काली मृदा, तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा हो जाएगा हमारा लाल एवं पीली मृदा। यदि चौथा का बात करें तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, लैटेराइट मृदा, और पांचवा होता है मरुस्थलीय, और छठा होता है क्या, तो छठा होता है पर्वतीय मृदा, जो कि हम लोग अभी पढ़ लिए लो, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा मिट्टी का जो प्रकार है समाप्त होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लोग तो यहाँ पर हम लोग को दिखने को मिलेगा भू उपयोग का बदलता स्वरूप, यानी कि भूमि। समझिएगा, इसको मिटाना चाहेंगे उस पास से लिखेंगे, समझिएगा चीज़ों को। देखिए भूमि उपयोग बदलता स्वरूप, समझिएगा इस कहने का जो है मतलब क्या है, ठीक है। कहने का इसका मतलब है कि देखिए ये तो भूमि है, ठीक है, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो क्या है, भूमि है, ठीक है। तो ये भूमि है तो इसका उपयोग भी किया जा रहा है, उपयोग हो रहा है, तो इसका बदलता स्वरूप मतलब बदल के इसका रूप का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए ये क्या कहने का मतलब है कि भूमि उपयोग, तो भूमि का जो हम लोग उपयोग भी करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, बदल के स्वरूप, यानी उसका उपयोग करते हैं तो बदल करके उसका रूप जो है बदल के करते हैं। तो किस प्रकार से बदल के करते हैं, तो पहला होता है वन विस्तार। वन विस्तार, समझिएगा जो भूमि है, भूमि का जो उपयोग हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कृषि है तो कृषि के लिए ही उपयोग किया जा रहा है, यदि चारागाह है तो चारागाह के लिए ही उपयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रेल मार्ग बन रहा है तो रेल मार्ग के लिए उपयोग किया जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भूमि का जो उपयोग किया जा रहा है तो बदल के उसका रूप किया जा रहा है कि भूमि है। अभी हम लोग आगे जस्ट पढ़ेंगे कि 93% जो है भूमि हम लोग के पास है, तो इसी का जो है क्या कहते हैं, इसका बदल के स्वरूप, यानी कि इसका रूप जो है बदल के हम लोग उपयोग करते हैं। तो किस किस क्षेत्र में करते हैं समझिएगा। पहला हमारा होता है वन विस्तार। पहला क्या होता है, वन विस्तार। तो इसी भूमि पर क्या, इसी भूमि पर जो है वन का भी विस्तार है, ठीक है। कृषि अयोग्य बंजर भूमि, 2 नंबर में होता है कृषि अयोग्य बंजर भूमि। समझिएगा
कृषि अयोग्य बंजर भूमि का मतलब कि उस पर कृषि हो रहा था, यानी कि पहले जो है कृषि हो रहा था लेकिन अब उस पर कृषि नहीं हो रहा है, वो भूमि क्या है फाइनली बंजर पड़ चुका है। ठीक है, तो कृषि अयोग्य बंजर भूमि वो हो गया। यदि थर्ड की बात करें तो कृषि गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जो कि सड़क, इमारत, उद्योग ये सब बनाने में क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। या फिर इतना हटा करके बोल दीजिए, सीधे सी भाषा में बोल दीजिए कि सड़क, उद्योग और रेल मार्ग बनाने में इत्यादि में इस भूमि का उपयोग किया जाता है। बस काम खत्म। और चौथा होता है चारागाह एवं गोचर भूमि, यानी कि चारागाह के लिए भी भूमि को हमारे यहाँ क्या है कि गऊ को यानी पशु को जो है चराने के लिए भी कुछ जमीन को क्या किया है, विस्तृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा बाग बगीचे एवं वन में उपवन में संलग्न है कि बगीचा भी इसी भूमि पर। देखिए सबसे पहले वन भी इसी भूमि पे है, कृषि भी यहीं पे हो रहा है, बंजर भूमि भी यहीं पर है। उसके बाद करें तो सड़क, रेल मार्ग, उद्योग ये सब बना, यहाँ पे क्या बन रहा है, इसी भूमि पर बन रहा है। चारागाह भी इसी पर है और बगीचा भी इसी पर है। ठीक है, शुद्ध बोई गई भूमि भी यहीं पर है, यानी कि सभी जितना भी क्रियाकलाप हो रहा है इसी भूमि पर हो रहा है। ठीक है, तो इतना जानकारी कि इस भूमि का जो है बदल के स्वरूप किस प्रकार से किया जा रहा है और किस किस क्षेत्र में किया जा रहा है। पहला हम लोग क्या देखे, वन विस्तार, दूसरा देखे कृषि अयोग्य बंजर भूमि, तीसरा देखे गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जो कि इमारत, सड़क, उद्योग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और चौथा क्या देखे, अस्थायी चारागाह, यानी समझिए कि चारागाह के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यदि आगे बढ़े तो देखिए बाग बगीचे के लिए भी भूमि को जो है मुहैया करा दिया गया है। ठीक है, कृषि योग्य बंजर भूमि, समझिए कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्षों से न किया गया हो, कृषि के लायक है लेकिन उसका उपयोग जो है यानी क्या, तो उस भूमि पर जो है कृषि 5 वर्षों से नहीं किया गया है। कृषि योग्य वो है, यदि हमको जुताई कर दे, उसमें खाद बीज जो भी चीज़ें उसमें डाल दे तो क्या होगा, वहाँ से जो हम अन्न उपजा सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि कृषि योग्य है, इसमें हम उपजा सकते हैं लेकिन इसका उपयोग जो है 5 वर्षों से नहीं किया गया है। बोलिए बात क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, उसके बाद से वर्तमान प्रतिभूमि, कुछ प्रति भी छोड़ा गया है भूमि को। उसके बाद से यदि लास्ट में देखा जाए तो शुद्ध बोई गई भूमि, यानी हमारे यहाँ भी भूमि पर जो है कृषि हो रहा है, यानी कि शुद्ध जो है खेती हो रहा है। बोलिए चीज़ें क्लियर हुई या नहीं, इसको जो है याद कर लीजिएगा। भूमि उपयोग के बदलता स्वरूप, ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है, आने की आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं बस उसको आपको क्या करना, अपने भाव में व्यक्त कर देना है। ठीक है, यानी कि आप भूमि को बदल के उसका स्वरूप किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, इस चीज को आपको क्या करना है, छाप के चले आना है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन तो इस चीज को जो है आप छोड़ करके बिल्कुल मत आइए, क्योंकि पढ़ कहाँ से रहे तो ज्ञान वर्षा से पढ़ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भारत में सेकेंड टॉपिक हम ध्यान देंगे थोड़ा सा भारत में भू उपयोग का स्वरूप, भू उपयोग का स्वरूप। ठीक है, यानी कि भारत में जो है भूमि है उसका उपयोग के स्वरूप के बारे में हम देखेंगे। उसका रूप के यानी कि क्या, उसके कारक की यदि बात की, यानी कि इसका कारक का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कारक होगा। ठीक है, इसमें कारक का बात चल रहा है तो भू उपयोग को 2 कारकों से निर्धारित करते हैं, यानी कि जो है भू उपयोग को यहाँ पे भारत में भू उपयोग के 2 कारक निर्धारित करते हैं। ठीक है, करते हैं, इस चीज को देखिएगा। यहाँ से लिखा भारत में भू उपयोग का स्वरूप हो गया। ठीक है, क्योंकि भारत में भू उपयोग के 2 कारक निर्धारित करते हैं। कौन कौन, तो पहला क्या होता है भौतिक कारक और दूसरा होता है मानवीय कारक। ठीक है, तो इसका हम लोग कारक 2 देख लिए, भौतिक कारक और मानवीय कारक। देखिए भौतिक कारक के अंतर्गत क्या आएगा, भौतिक कारक के अंतर्गत क्या आएगा तो समझिएगा चीजों को। भौतिक कारक के अंतर्गत आएगा यही भू आकृति, जलवायु, कृषि। भू आकृति, जलवायु, कृषि। ये क्या होगा, तो ये जो होगा नहीं, कृषि नहीं होगा यहाँ पे, ये तो मानवकृत है। ठीक है, मानवीय कारक में आ जाएगा। भू आकृति और जलवायु ये क्या होगा, भौतिक कारक में हो जाएगा। यदि मानवीय कारक का बात करें, मानवीय कारक का तो जनसंख्या हो जाएगा, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या हो जाएगा, घनत्व होगा, प्रौद्योगिकी होगा, यानी कि उद्योग वगैरह होगा,
प्रौद्योगिकी हो जाएगा, कौशल्य हो जाएगा, यानी कि जो स्कूल संस्था वगैरह जो है ये क्या होगा, मानवीय कारक के अंतर्गत आएगा। भौतिक कारक में क्या हो जाता है, भू आकृति, जलवायु। यदि मानवीय कारक का बात की जाए तो जनसंख्या, घनत्व और प्रौद्योगिकी, कृषि, संस्कृति, परंपरा, ये क्या होगा, हमारे मानवीय कारक के अंतर्गत जो है इतनी सारी चीज़ें आएगी। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। समझिएगा, इसको मिटा दें यहाँ से। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, ठीक है, लिखते चलिएगा और कंप्लीट करते चलिएगा, याद करते चलिए, क्योंकि याद करना भी बहुत जरूरी है, पढ़ लेना ही बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप कॉपी में जो है आप नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए आपको याद करना भी क्या होगा, बहुत ही ज़रूरी है। समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। यदि इसमें समझिएगा, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 कितना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है विस्तार है अपने पास, यानी कि जो इतना भूमि जो है अपने पास है, ठीक है। इतना भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार जो है अपने पास है। इसमें से क्या है, कश्मीर के जो है अधिकार में है, कश्मीर के अधिकार में भी है, और क्या है, चीन के अधिकार में भी, यानी कि जो है कश्मीर के अधिकार में कुछ है और कुछ जो भाग है भूमि के वो चीन के अधिकार में। यदि इसको छांट दिया जाए तो इतना जो है भूमि हमारे पास है, क्या है, इतना भूमि हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें कश्मीर में पाक अधिकार, ये तो जान गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि इसमें कार्य कर दीजिए, कश्मीर को छांट दीजिए, कश्मीर को क्या कीजिए, छांट दीजिए, और उसके बाद से चीन को इसमें से छांट दीजिए, तो ये क्या है, इतना भूमि जो है हमारे पास है, ठीक है। ये छांट कर इन दोनों को क्या कीजिए, यहाँ से अलग कर दीजिए, उसके बाद से ये इतना जो है भूमि हमारे पास रखा हुआ है, रखा पड़ा है। तो समझिएगा चीज़ों को, जो है भूमि हमारे पास क्या है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है हमारे पास है, हमारे पास है। इतना कब है, तो कश्मीर को छोड़ दीजिए, और चीन के ये क्या अधिकृत में है तो इसको जो है आप छोड़ दीजिए, तो इतना भूमि जो है हमारे पास है। लेकिन इसका 93% जो है हम लोग उपयोग करते हैं। तो अब इसका उपयोग जो है हम लोग किस प्रकार से करते हैं जानते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका उपयोग जो है पंजाब और हरियाणा के पास जितना भूमि है, यानी पंजाब और हरियाणा के पास जितना भूमि है उसका 80% खेती होता है, यानी कि इसके पास जो हरियाणा पंजाब की यदि बात करें तो उसके पास जितना भूमि है उसका जो है 80% जो है खेती के लिए किया जाता है, यानी 80% जो है खेती के लिए किया जाता है। कहाँ, तो पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे हम आपसे, या फिर कोई भी आपसे, यदि आपके एग्जाम में यदि पूछ दिया कि पंजाब और हरियाणा के पास जो जितना भूमि है उसके कितना % भूमि पर कृषि जो है किया जाता है, यानी कि खेती किया जाता है, तो 80%, याद रखिएगा 80%, ठीक है। 80% जो है भूमि है जिसपे वो क्या करता है, हरियाणा और पंजाब जो है वहाँ पे खेती करता है, ठीक है। यदि वहाँ से बाहर निकले, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो 10% से कम भूमि पर खेती अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, ये जो है 10% भूमि पर करता है, ठीक है। समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, और अंडमान निकोबार, ये क्या है 10%, यानी उसके पास जितना भूमि है उसका जो है 10% जो है उपयोग वो करता है, ठीक है। ये जो है उपयोग करता है, ये तो जान गए। और किस क्षेत्र में किया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में, कृषि के लिए यह करता है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, जो हमारे पास जो है 32.8% जो है भूमि हमारे पास है, इसमें क्या करें, कश्मीर और चीन को छोड़ करके, यानी कि जो इसमें अधिकृत भी ये भी इसको क्या कहें, कब्जा कर रखा है, तो इसको छोड़ करके जो है हमारे पास भूमि है वो इतना है, और इसका उपयोग जो है हम लोग 93% जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि बात करें पंजाब और हरियाणा के, तो ये जो है कृषि का जो है 80% उपयोग करता है, यानी कि उसके पास जितना भूमि है उसका 80% ये उपयोग करता है। कौन, तो हरियाणा और पंजाब। 10% जो है उसके पास, यानी कि इसके पास, तो चले जाइए आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में चले जाइए, मणिपुर और अंडमान निकोबार, यानी इसके पास चलिए, तो इसके पास जो है जितना भूमि है उसका जो है 10% कृषि कार्य में उपयोग करता है। तो बोलिए इतनी चीज़ें क्लियर हुआ या नहीं। यदि बात किया जाए, क्या यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये 93% आपको तो पता है कि 32.8% ये क्या है हमारे पास है, ठीक है। इसमें से क्या करें, कश्मीर और इसमें से नहीं मतलब कि जितना हमारे पास भूमि है उसका क्या करें कि कश्मीर को छोड़ दीजिए और पाक को छोड़ दीजिए, चीन को भी छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या है हमारे पास इतना भूमि है। यदि क्या करें, यदि चलते हैं 1 नंबर में देखें तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब हरियाणा के पास चले जाए, हरियाणा में यदि चला जाए तो 80% जो है पंजाब और हरियाणा जो है 80% जो है कृषि में अपना भूमि उपयोग करता है, ठीक है। यदि बात किया जाए, क्या बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर में चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश का यदि बात किया जाए, अरुणाचल प्रदेश हो गया,
मणिपुर हो गया, ठीक है, उसके बाद आता है अंडमान निकोबार, यानी इस पे बात किया जाए कहाँ कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश, आई मीन क्या, हाँ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और अंडमान निकोबार। उसके बाद से मिजोरम में चला जाए तो ये कितना उपयोग जो है कि इसके पास जो है जितना भूमि है उसका 10% जो है उपयोग ये कृषि कार्यों में करता है। कितना? 10%, ठीक है। यदि पर्यावरण संतुलन रखने के लिए, अब समझिएगा, अब भूमि जो है हमारे पास है तो वहाँ पे क्या, इस भूमि पे ऐसा नहीं है कि केवल कृषि ही किया जा रहा है, इतना भूमि है, नहीं, यहाँ पे कृषि ही नहीं किया जा रहा। अभी हम आपको क्या बताएं कि भूमि उपयोग के बदलता स्वरूप में बहुत से कार्यों को हमने आपको बताया, ठीक है। तो वहाँ पर आता है क्या कि जो ये तो हरियाणा कर रहा है इतना %, और इस बात से ये जो राज्य है इतना कर रहा है, यानी 10% कृषि कर रहा है। तो अब बताइएगा ये क्या है, इसके साथ साथ जो है पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। तो पर्यावरण संतुलन रखने के लिए जो है 33% भूभाग पर वन का विस्तार आवश्यक है। यानी कि यदि बात करें पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए कितना भूमि चाहिए, तो 33% जो है भूमि पर वन का विस्तार हमें चाहिए ही चाहिए। यदि उसको संतुलन बनाए रखना है तो अच्छा खासा संतुलन बनाए रखना है तो 33% जो है वन का विस्तार चाहिए। यदि इससे कम जाता है तो आपको क्या होगा, ज़्यादा गर्मी होगा तो आपके जो है भूमि के जो है हाल वगैरह, ह्यूमस वगैरह जितना भी है, नमी सब क्या होगा, सूख जाएगा। तो उसको जो है यदि पर्यावरण रहेगा, संतुलन रहेगा तो हमें क्या, ज़्यादा गर्मी नहीं होगा और समय समय पर बारिश भी होगा, कृषि भी समय समय पर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, समय समय पर होता रहेगा। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। आपके बुक में भी है, आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार अध्ययन खुद से कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, ओके। तो देखिए ये क्या है, राष्ट्रीय वन का जो नीति बनाया गया था 1992 में बनाया गया था। कब? 1952 में ये क्या गया था, राष्ट्रीय वन नीति का जो है राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था 1952। इसको आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था या बनाया गया था, तो इसको क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही जरूरी है। और ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1952। बस ये चीज़ें थी, आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। और एक हम आपके सामने एक डाटा रख रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक हम आपके सामने एक डाटा रख रहे हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए पहला डाटा में देखिएगा, जो पहला में है वन, ठीक है। तो वन में क्या है समझिएगा, वन जो है देखिए, वन अब गोला में चले जाइए, जिस ये गोला दिया है उसमें चले जाइए, ठीक है। तो उसमें क्या है, अभी के मतलब बात की जाए, ये इसका सर्वेक्षण जब किया गया था 1900, यानी भारत भूमि के उपयोग के, ठीक है, देखा जाए तो यदि चित्र इतना में देखिए, और वर्ष 1966 से 1961 में, ठीक है, इसका सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद से क्या 2002 से 2003 में भूमि दिखाया गया, यानी कि 1960 से 1961 में देखा गया। तो यानी भूमि के विस्तार पर कितना % क्या है। उसके बाद से जो इसका सर्वेक्षण कब हुआ, तो 1960 से 1961 ईस्वी में दिखा गया, तो इतना था। अभी बता रहे हैं आपको, डाटा के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो कितना था, और उसके बाद यदि सर्वेक्षण किया गया कब, तो 2002 से 2003 में जो सर्वेक्षण किया गया तो कितना % कितना था, कितना से कितना हो गया, या कितना से घट कर कितना हुआ, कितना से बढ़कर कितना, ये चीज़ हम आपके सामने डाटा दिख रहा है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वन जो है, वन सबसे पहले कितना था, कब, तो 1960 से 1961 में, यानी कि इस ईस्वी के बीच जो है अध्ययन किया गया, यानी कि सर्वेक्षण किया गया। तो क्या था, 18.11% था, ठीक है। यदि इसके बाद से जो है 2002 से 2003 में कितना % हो गया था, 23.3% हो गया, यानी कि बढ़ गया। पहले कितना था, 18.11%। उसके बाद जो है भूमि का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि 23.3% जो है भूमि का जो है क्या, तो वन का विस्तार बढ़ गया। सेकंड में आएंगे तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, ये पहले कितना था, तो पहले था 18.11। उसके बाद से घट, देखिए इसका रेशियो देखिए कितना घट गया, इसका सीधे हो गया 5.5%। पहले कितना था, तो पहले था 18.11%, और उसके बाद कितना हो गया, तो उसके बाद हो गया 5.5%, ओके। अब थर्ड में चला जाता गैर कृषि परियोजन के अंतर्गत क्षेत्र। तो ये देखिए अभी कितना था, यानी कि 2060 से 2061 में इसका सर्वेक्षण किया गया, कितना था, 4.95
परसेंट था और बाद में देखा गया कि 2002 से 2003 में इसका सर्वेक्षण किया तब देखा गया तो वहाँ पे था 8.7% हो गया। इस प्रकार से चारागाह के लिए देखा जाए तो चारागाह के लिए कितना था 4.71% था। उसके बाद पता चला इसका यानी कि कब तो सर्वेक्षण के बाद पता चला यानी 2002 से 2003 में किया गया तो 3.3% होगा। इस प्रकार से डाटा आपके सामने है, इसको क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं समझ आएगा तो फिर से समझ लीजिएगा, फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा और नहीं समझ आएगा तो फिर से एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से समझाने का आपको प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो के साथ। और उस वीडियो में जो इस यानी कि अगले क्लास में इस चैप्टर का जो है अंत हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे या नेक्स्ट जो बुक हम लोग चलेंगे किस पे तो इकोनॉमिक्स पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 चैप्टर क्लियर आई मीन सफाया कर दिए और उसके बाद से चलेंगे क्या इकोनॉमिक्स पे, और वहाँ पे चलेंगे तो धुआंधार बहुत मजा आएगा पढ़ने में इकोनॉमिक्स में जैसे यहाँ पर आया। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।